सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलघुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 201 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने टोटल 2 पार्ट में 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उन वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। दोस्तों, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद में जो प्रयोजनवाद है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पर आधारित था। तो देखिए, प्रयोजनवादी जो शिक्षा है इसमें बालक को महत्व दिया गया, यानी कि जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित हो, बालक को ध्यान में रखकर, बालक की रुचियों को, बालक की मनोवृत्ति को ध्यान में रख करके इसको पढ़ाया जाए, ये कहा गया। सामाजिक मूल्यों पर बल दिया जाए, क्योंकि बच्चे को समाज में ही रहना है, तो जो समाज के नियम कानून है उनको बच्चा फॉलो करे, उनको माने। अनुभव व क्रिया पर बल दिया गया। शिक्षा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा गया इसमें, कि सभी बच्चों को शिक्षा क्या है, अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से आता हो बच्चा, लेकिन उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा जो है, और ये आजकल भी यही शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, प्रयोजनवाद पर ही आधारित है शिक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 202 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, ये सब क्या है, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, प्रयोजनवादी जो शिक्षा है यह क्या करती है, बच्चे का उचित पथ प्रदर्शन करती है, उनके नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करती है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हर दिन सीखते हैं और उनके मस्तिष्क का भी क्या होता है, विकास होता है और सामाजिक कुशलता उनके अंदर आती है। ठीक है, तो प्रयोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य यही है। क्वेश्चन नंबर 203 है, जॉन ड्यूबी ने शिक्षा का आधार क्या बताया। तो उन्होंने शिक्षा के 2 आधार बताए हैं, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। इन्होंने ही क्या कहा है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता कहा है, जॉन ड्यूबी ने ही, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, योजना विधि के जनक कौन है, इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक किलपैट्रिक है, यह जॉन ड्यूबी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं, क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या सूचना। दोस्तों, यहाँ पर समानित नहीं बल्कि संभावित समाधान रहेगा, संभावित समाधान, परीक्षण एवं प्रयोग। तो योजना विधि के जनक कौन है, सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए, योजना विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि दोस्तों 2018 के सुपर टेट एग्जाम में पूछा गया था कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक है। जॉन ड्यूबी के शिष्य थे ये, किसके, जॉन ड्यूबी के। और योजना विधि के प्रमुख सोपानों में देखिए, यहाँ पर आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 205 है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग अपने उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। ठीक है, इसके बाद देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है। तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है, कहाँ है, लखनऊ में है। फिर SCERT और NCERT का पूरा नाम पूछा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम NCERT देखते हैं। तो NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब SCERT का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 209 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, तो SCERT का गठन कब हुआ था, 1981 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 210 है, NCERT कहाँ है। तो NCERT कहाँ है, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 211 है, BRC का पूरा नाम क्या है। तो ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 212 है, डाइट का पूरा नाम क्या है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 213 है, NPRC का पूरा नाम क्या है। तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 214 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 215 है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। ग्राम शिक्षा समिति में सबसे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है, ग्राम, यानी कि गांव। गांव का मुखिया कौन होता है, ग्राम प्रधान। तो जब अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष का पद क्या होता है, बड़ा होता है ना, तो अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और सचिव कौन होता है। अब संबंधित किससे है, ग्राम के बाद क्या आ रहा है, शिक्षा,
और शिक्षा में सबसे बड़ा कौन होगा, वहां का प्रधानाध्यापक। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि अध्यक्ष ग्राम प्रधान और सचिव प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 216 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 217 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस यानी कि वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 218 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 219 है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो प्रवज्या संस्कार। क्वेश्चन नंबर 220 है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो आदर्शवाद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 221 है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय अथवा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद में भी कोई निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय या वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे को प्रकृति के बीच में छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय अथवा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आंसर यहाँ पर ये होना चाहिए था। और वह शिक्षा जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय में बच्चे जाकर के पढ़ते हैं, वातावरण माहौल बनता है, तो वो औपचारिक शिक्षा होती है, जो कि बच्चे स्कूल में जाकर के ले रहे हैं। ठीक है। और तीसरा होती है दूरस्थ शिक्षा, जिसमें बच्चे डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से अपने कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं, या जिसको हम पत्राचार शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा तीन ही प्रकार की होती है, आपको पता ही है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अनौपचारिक शिक्षा। इसके लिए ना तो निश्चित पाठ्यक्रम की जरूरत है, ना विद्यालय की, ना वातावरण की। ऑलरेडी आपने इन्हीं सब वीडियोस में आपने देखा भी है, पिछली वीडियोस अगर आपने पढ़ ली है। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए ना समय की जरूरत है, ना तो कोई निश्चित समय होता है, समय की जरूरत तो होगी ही, ना कोई निश्चित समय होता है, ना तो कोई निश्चित स्थान होता है, ना तो निश्चित कोई परिस्थिति होती है। वो शिक्षा हमें कभी भी, कहीं भी, किसी से भी सीखने को मिल सकती है। रोड पर चलते हुए कोई व्यक्ति भी हमें ये सिखा सकता है। तो अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर आंसर होना चाहिए था। फिर है क्वेश्चन नंबर 222 है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया था? रूसो ने दिया था, क्योंकि रूसो प्रकृतिवादी थे, वो प्रकृति को मानने वाले थे, और वो मानते थे कि बच्चे की जो शिक्षा है वो प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से और खुले वातावरण में होनी चाहिए। तो वह शिक्षा जो प्रकृति की गोद में और खुले वातावरण में होती, तो उस शिक्षा को हम, वह शिक्षा किसके अंतर्गत आती? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता तब वहां पर क्या होता? प्रकृतिवाद आंसर होता। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था, क्योंकि रूसो प्रकृतिवादी थे। क्वेश्चन नंबर 223, छात्रों को गतिविधि का उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी? जॉन ड्यूबी ने की थी। 2015 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 224 है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 225 है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मानव की शिक्षा, इसके रचयिता हैं फ्रॉवेल। क्वेश्चन नंबर 226 पे आते हैं, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो किसने कहा है? गीजू भाई बधेका। इन्होंने विद्यालय को बाल भवन कहा। इन्होंने ही बाल देवो भव भी कहा है, बालक देवता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जो जनसंख्या नीति है ये आई 1976 में। तो अक्सर एग्जाम में जनसंख्या नीति ही पूछता है दोस्तों। तो यहाँ पर जनसंख्या शिक्षा को पूछा, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया। लेकिन आप लोग ये जानिए कि जो शिक्षा नीति है वो बनी 1976 में, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यही पूछता है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया। तो यहाँ पर 1969 आंसर दिया हुआ, 1970 से पहले दिया हुआ है। लेकिन नीति जो बनी थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी जो, वह 1976 में बनी। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी, अप्रैल 1976 में।
ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया, तो यहाँ पर आंसर 1969 दिया है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या नीति नहीं कहा। जब नीति कहेगा तो 1976 आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 228 है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है। तो दोस्तों, शिक्षा का सार्वभौमिकरण या शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना कार्यक्रम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 229 है, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू काम कराना क्या कहलाता है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ हर बच्चे का राइट, हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन अगर 14 वर्ष से कम का बालक किसी होटल में चाय दे रहा है या किसी कारखाने में काम कर रहा है, तो ऐसे बच्चों से अगर हम घरेलू काम करा रहे हैं या किसी प्रकार से बाहर काम करा रहे हैं, तो ये आता है बाल श्रम के अंतर्गत, ठीक है, चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 230 है, परिवार, समाज, राज्य एवं जन संचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है, तो शिक्षा के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 231 है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है शैक्षिक अवसरों की समानता। क्वेश्चन नंबर 232 है, विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के, यहाँ पर होगा बिना लिंग भेदभाव के, बिना छूट गया, बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है, लैंगिक समानता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 233 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है, तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, यहाँ पर विनय होगा, विनय के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 234 है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष था, यानी कि मुक्ति, या जिसे हम निर्वाण प्राप्ति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, तो आप सभी को पता है कौन है, चार्ल्स पियर्स। क्वेश्चन नंबर 236 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका, दोस्तों यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 237 है, बालकों को बाल देवोभव की संज्ञा किसने दी थी, तो बाल देवोभव की संज्ञा गिजू भाई बधेका ने दी थी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इन वीडियोस को, अगर आपने सारे पार्ट्स को ध्यान से देखा है, वो विकल्पी भी देख लिया है और अतिलघुत्री भी 2 पार्ट मैंने पढ़ाया है, अगर वो भी आपने देख लिया है तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो गई होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हर विषय के मास्टर क्लास की लिंक, हर विषय के प्लेलिस्ट की लिंक, इसके अलावा हर एक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक, सभी की लिंक हर विषय की आपको मिल जाएगी। दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है मास्टर क्लास आप सभी को बहुत पसंद है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस हम खत्म कर देते हैं। ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होती है, वो भी अच्छे से पूरे विषय को समझ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को देख करके। तो मास्टर क्लास आपको जरूर देख करके ही जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 238 पे आते हैं, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है, तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, या भाषा और गणित की शिक्षा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 239 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो पारित कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 से, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 240 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, दोस्तों आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। क्वेश्चन नंबर 241 है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। तो जल प्रदूषण दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला है, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि आप सभी को पता है कि पूरे शहर की गंदगी नदियों में छोड़ दी जाती है। नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तभी जल प्रदूषण की जो समस्या है वो कम हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 242 पे आते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 243 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं, तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का असर पृथ्वी के ताप में क्रमशः होने वाली वृद्धि से है, जो हर साल क्या हो रहा है, धीरे धीरे
बढ़ रहा है, इसी वजह से गर्मी और बढ़ती जा रही है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 244 है, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को शैक्षिक अवसर की समानता ज्यादा मिलती है। अभी भी बहुत जगहों पर लड़की और लड़कों की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, वही चीज कि लोगों का जो दृष्टिकोण है वो लड़कियों की शिक्षा के प्रति अच्छा नहीं है। लोग लड़कियों की शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में। इसके बाद क्वेश्चन 245 है, किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव, ये सब क्या है? ये सब मानवीय मूल्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईमानदारी भी आप लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 246 है, फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति को बताया था, या इसके जन्मदाता यही हैं। क्वेश्चन नंबर 247 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम या सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। तो इन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव या सुप्रीम मैन माना और वे अद्वैतवादी थे। क्वेश्चन नंबर 248 है, फ्रॉबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों फ्रॉबेल की रचना एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 249, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे हम जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझाने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश ने क्या कहा है इसको लेकर के? तो यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, इसके अलावा जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। फिर है यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए, इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में भी जानना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 249 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 250 हम देखेंगे, दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दोस्तों दूरस्थ शिक्षा है जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, यह पद्धति अपने आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। हम विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके, विश्व के किसी भी देश से बैठ करके डिग्री ले सकते हैं। तो ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पॉसिबल है। इस पद्धति में स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि खुद आपको ज्यादा पढ़ना होता है। इसके बाद है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, आज के टाइम पे मोबाइल इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 251 है, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है आपको पता है, जो बच्चा अपने आस पड़ोस से सीखता है और इसके अलावा वो कहीं से भी अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने परिवार में जो भी शिक्षा वो सीखता है वो सब क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी विशेष स्थान, समय की कोई वैल्यू नहीं होती है, कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको इसको अनौपचारिक शिक्षा को आपको दे सकता है। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 252 है, मल्टीमीडिया क्या है? आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का भी उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 253 है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल, ये सब आदर्शवाद को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 254 है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और उनका जो जन्म है वो हुआ था
कलकत्ता में सन 1863 में। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 255 है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? दोस्तों टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि कलकत्ता से 158 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिस जगह का नाम है बोलपुर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 256 है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। दोस्तों जनसंख्या शिक्षा के जो प्रमुख लक्ष्य है उसमें देखिए आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर की उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। जो जनसंख्या शिक्षा है इसमें दोस्तों जनसंख्या की शिक्षा क्यों दी जाती है? जनसंख्या नियंत्रित रहे, और नियंत्रित रहने से क्या होगा कि जब जनसंख्या कम होगी तो स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी होगी, आवास सभी को घर मिल पाएगा, सभी को आहार यानी कि भोजन मिल पाएगा, और जीवन जीने की जितनी भी आवश्यकताएं हैं सब पूरी हो पाएंगे। लेकिन जनसंख्या अधिक होने पर जमीन तो बढ़ नहीं रही है, नदियां तो वही हैं, फसल उगाने के लिए जमीन तो वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी जरूरतों को पूरा करना क्या होगा? असंभव होगा धीरे धीरे। छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। तो ये सब क्या है? जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 257 है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 258 है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? हम सभी को पता है किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 259 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम एकेडमी था। आज भी आप देखोगे बहुत सारे कोचिंग्स का नाम एकेडमी से शुरू होता है, एकेडमी से खत्म होता है। बहुत सारे स्कूलों के नाम में आपको एकेडमी देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 260 है, राज्य से क्या अभिप्राय है? तो IL कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 261 है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? तो फ्रॉबेल ने कहा है। फ्रॉबेल ने स्कूल का नाम क्या रखा है? किंडरगार्टन रखा है। क्वेश्चन नंबर 262 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो वह ईश्वरीय सत्ता में, यानी कि ईश्वरीय सत्ता को, ईश्वर को नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 263 है, शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात हैं। क्वेश्चन नंबर 264 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो प्रकृतिवाद को हम भौतिकवाद के नाम से भी जानते हैं। जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं सब क्या है? भौतिक ही हैं। इसीलिए प्रकृति को भौतिकवाद कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2017 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 265 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो 1839 में किया था। क्वेश्चन नंबर 266 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्यों में समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है और उन संस्थानों को चलाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 267 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानित तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। 2017 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 268 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? तो गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि। क्वेश्चन नंबर 269 है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो कलकत्ता मदरसा 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा खोला गया था। कहाँ? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 270 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया था। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र है वो कब दिया था? 2 फरवरी 1835 को। और इन्होंने ही छनाई का सिद्धांत दिया है, छन्नीकरण का सिद्धांत दिया है या निस्यंदन का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 272 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो 19 जुलाई 1854 को वुड ने घोषणा पत्र के आधार पर क्या किया था? शिक्षा नीति घोषित की थी और इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? यहाँ पर 11 वर्ष से 14 वर्ष तक लिखा गया है।
तो यहाँ पर निरौपचारिक शिक्षा का मतलब दूरस्थ शिक्षा होता है या पत्राचार माध्यम से शिक्षा। तो इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई विशेष आयु वर्ग नहीं निर्धारित होता है, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 274 पे आते हैं। शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 275 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 276 है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। क्वेश्चन नंबर 277 है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ड्यूबी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप में, निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है, इसीलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 278 है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो बच्चों को स्कूल में मिलती है, उसमें टीचर पाठ योजना के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल का समय निश्चित होता है, स्कूल की जगह निश्चित होती है कि कहाँ पर स्कूल है, अध्यापक रोज वही आते हैं पढ़ाने। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें क्या होती है, निर्धारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 279 है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि से शिक्षा दी जाती है? तो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, परिवार के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, मित्रों के द्वारा, खेल के मैदान में, ये सब अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 280 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण और मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 281 है, बुनियादी शिक्षा जन्मदाता कौन है? आप सभी को पता है कौन है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 282 है, मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, ये इटली की थी। क्वेश्चन नंबर 283 है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो मैकाइबर एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं कार्य विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। तो समाज क्या है? संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 284 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? तो परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य एवं जनसंचार, ये सब शिक्षा को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आपका क्या आशय है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय यही है कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है, यानी कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो इसमें बिना किसी रंग, जाति, भेदभाव, समुदाय, वर्ग विशेष को ध्यान में ना रख करके बल्कि शिक्षा सभी लोगों को समान रूप से दी जाए। यही क्या है? सार्वभौमिकरण है किसका? शिक्षा का। तो लोकतंत्र में जाति, धर्म का, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना जब सभी को व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। यानी कि सभी लोगों को शिक्षा का क्या है? हक है या अधिकार है, सभी का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 286 है, बाल श्रम से आप क्या समझते हैं? तो बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है, जैसे कि साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने वाली दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय और रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक काम करते हैं। इस प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। तो ये सब क्या है? बाल श्रम है। क्वेश्चन नंबर 287 है, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित करिए। तो राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जाती है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या चीजें होंगी, क्या हानि है, क्या लाभ है,
और जनसंख्या कम होने से यानी कि जनसंख्या शिक्षा पूरी तरीके से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 288 है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत हैं? तो धूल है, आंधी है, तूफान है, ये सब क्या है? वायु प्रदूषण के मूल रूप से स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 289 है, जल संरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? तो भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यही क्या है? जल का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 290 है, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधन कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के साधनों में समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है, बुनियादी शिक्षा का जनक कौन किसको कहते हैं? तो महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 292 है, एनसीटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो पूर्व में जयपुर से संचालित होता है परंतु वर्तमान में दिल्ली से होता रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 293 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। देखिए 2019 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 294 है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता तब तक इसका कोई मूल्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 295 है, छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार के साधन है? तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि। क्वेश्चन नंबर 296 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का असर पृथ्वी के तापमान में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। यानी कि धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 297 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, दया भावना, ये सब क्या है? मानवीय मूल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 298 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 299 है, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। तो बालिका शिक्षा से आशय है कि सभी बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण रखा जाए, यानी बालिकाओं की शिक्षा पर बालकों की तरह ही ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 300 है, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। क्वेश्चन नंबर 301 है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं होता है रेगुलर क्लास अटेंड करने का, या ऐसे लोग जिनके आसपास कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है जहां से उनको आना जाना आसान हो, तो ऐसे लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग है, इसीलिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 302 है, शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो शिक्षा और समाज में ही बच्चा शिक्षा लेकर के आता है और समाज में ही कोई बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पुलिस बनता है। तो ये सब बच्चे क्या करते हैं? समाज की तो सेवा कर रहे हैं, समाज में ही तो आकर के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी शिक्षा उन्होंने ली उसको वह कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? यानी कि उस शिक्षा, जो भी ज्ञान उन्होंने लिया उसी ज्ञान की सतह से क्या कर रहे हैं? अपने आसपास अपने समाज को और उन्नतिशील बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 303 है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो तक्षशिला और नालंदा। क्वेश्चन नंबर 304 है, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। तो देश के सुखद भविष्य हेतु, व्यक्ति के सुखद भविष्य हेतु, अनैतिकता की परख करने को सामर्थ्य का विकास, भौतिकवादी व अध्यात्मवादी संस्कृति में संबंध, व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना, ये सब क्या है? मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 305 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? तो वुड के घोषणा पत्र को ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। बच्चे की शिक्षा के लिए जब हम उसको गुरु के पास लेकर के जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो अगस्त
87 में। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? यहाँ पर देखिए अगस्त 1987 दिया है, ये बिल्कुल सही है। ये आपकी पवन सीरीज है, राजन सीरीज में 2009 दिया है, तो उसको आप लोग जरूर सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में ही घोषित की गई थी, अगस्त 1987 में, 1987 में। तो वहां पर 2009 लिखा है, उसको कट करके आप लोग वहां पर सही कर लीजिएगा, यही सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 308 पे आते हैं। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? छन्नीगढ़ का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, ये किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 309 है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। तो रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 310 है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए आप देख रहे हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के लिए और सुरक्षित माहौल की स्थापना के लिए, क्योंकि इन स्कूलों में बच्चियां रहती भी हैं, खाती पीती हैं और वहीं पर पढ़ाई भी करती हैं। तो एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए ही इन विद्यालयों की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 311 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी। क्वेश्चन नंबर 312 है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ऐसे बच्चे जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया, एडमिशन तो कराया लेकिन एडमिशन कराने के बाद वो स्कूल आना ही बंद कर दिए, तो विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को क्या कहते हैं? हम ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 313 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम बताइए। तो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 314 है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो वृक्ष लगाना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, वायु शुद्ध करने हेतु पानी के निकास हेतु नालियों की सही व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 315 है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया। 4 नैतिक मूल्य, सहयोग, अच्छा आचरण करना, करुणा, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, साथी भावना, इसके अलावा ईमानदारी। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब नैतिक मूल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 316 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस प्रकार है ये? तो त्रिमुखी प्रक्रिया, छात्र यानी कि स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। टीचर और स्टूडेंट किससे जुड़े होते हैं? इस पाठ्यक्रम की वजह से ही जुड़े होते हैं, सिलेबस की वजह से ही जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने किसने माना है? ये माना है जॉन ड्यूबी ने माना है। ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इस प्रकार शिक्षा क्या है? त्रिमुखी है। क्वेश्चन नंबर 317 है, दूरस्थ शिक्षा क्या है? तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप हमसे पढ़ रहे हो, आप किसी भी कोने में हो उत्तर प्रदेश के, लेकिन आप पढ़ ले रहे हो, तो ये क्या? दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 318 है, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह रस्म जिस प्रकार से हिंदू धर्म में बच्चों की शिक्षा शुरू होती है, बच्चों का उपनयन संस्कार होता है, जब बच्चों को गुरु के पास लेकर के जाते हैं, फिर उनका चूड़ाकर्म संस्कार होता है, बहुत सारी चीजें होती है। वैसे जब मुस्लिम शिक्षा में जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई जब बच्चों की शुरू करवाई जाती है, तो उनका बिस्मिल्लाह कार्यक्रम होता है। देखिए, मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाने पर बच्चा उसे नए कपड़े पहना करके मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था, तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 319, निषेधात्मक शिक्षा क्या है? तो रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो, वह यह कि वह कोई भी आदत न डाले। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 320 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। विद्यालय कैसे लघु रूप होता है? क्योंकि हमारे समाज से ही जाते हैं बच्चे विद्यालय में, और सभी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, हर एक जाति, वर्ग, धर्म के बच्चे होते हैं स्कूलों में। तो वहां पर भी यही तो सेम समाज में भी होता है, विभिन्न प्रकार के जातियों के, धर्मों के लोग होते हैं। और तो इस तरीके से यहाँ पर विद्यालय को इसीलिए क्या कह दिया, क्योंकि विद्यालय एक संस्था होती है और उसमें समाज के ही बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये क्या होता है? समाज का एक लघु रूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 321 है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुषों के बीच शिक्षा का भेदभाव ना हो, दोनों को शिक्षा में एक ही प्रकार समानता मिले, यानी कि यह स्त्री और पुरुष की शिक्षा की समानता की बात करते थे। क्वेश्चन नंबर 322 है, जनसंख्या शिक्षा क्या? तो जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 323 है, भूमंडलीकरण यहाँ पर दोस्तों होगा, छूट गया है। भूमंडलीकरण को परिभाषित करिए। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे कि वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यक्तियों का, सूचनाओं का वर्णन करना। दोस्तों भूमंडलीकरण यहाँ पर देखिए परिभाषा सही से एग्जैक्ट नहीं लिखा है। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना होता है। वस्तुओं का, सेवाओं का, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। आपको पता है कि आज के समय में हर एक देश क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, किसी के पास पेट्रोल है, किसी के पास डीजल है। तो इस तरीके से जो जिस देश के पास जिन चीजों की कमी होती है वो दूसरे देशों से क्या करते हैं, उसको आयात करते हैं, और जिसकी उनके उनके पास अधिकता होती है उसको क्या करते हैं, वो दूसरे देशों को भेजते हैं। जैसे हमारे देश में गेहूं, चावल अधिक अधिक इसका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। और जो चीजें हमारे पास नहीं है, जैसे कि हमारे पास तेल नहीं है, यानी कि पेट्रोल डीजल नहीं है, तो इसका क्या करते हैं, हम आयात करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भूमंडलीकरण। वो चाहे वस्तु हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे सूचनाएं हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाकर के भी जॉब कर रहे हैं हमारे देश के। तो ये भी क्या हो गया, व्यक्तियों का एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्तियों का सेवाओं का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, क्योंकि कहीं जाकर के आप जॉब ही तो कर रहे हो। तो इस तरीके से इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं, और इसी को भूमंडलीकरण भी कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 324 है, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन से हैं। तो जनसंचार के साधनों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, इसके अलावा आज के टाइम पे मोबाइल, ये सब क्या जनसंचार के साधन है। क्वेश्चन नंबर 225 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। तो आप सभी को पता है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराना, यानी कि कोई भी किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से आता हो, सभी को शिक्षा का समान रूप से अधिकार है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 326 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक समानता कहते हैं, जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी रूल बने वो दोनों के लिए क्या हो, इक्वल हो, कोई भेदभाव ना समझा जाए। क्योंकि मानव चाहे औरत हो चाहे आदमी, हम सबसे पहले क्या मनुष्य हैं, उसके बाद हम औरत आदमी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लैंगिक समानता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 327 है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। इसीलिए जन शिक्षा क्या है, बहुत जरूरी है। और जब जन साधारण शिक्षित रहेगा तभी हमारा समाज क्या होगा, शिक्षित बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 328 है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों, यहाँ पर किलपैट्रिक रहेगा। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, सही कर लीजिएगा, किलपैट्रिक। ये जॉन ड्यूबी के ही शिष्य थे। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता यानी कि प्रोजेक्ट विधि किसने बनाई है, तो किलपैट्रिक ने बनाई है, क्योंकि ये सुपर टेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये जॉन ड्यूबी के क्या थे, शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 329 है, भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि 1964 से लेकर के 1966 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 प्रतिवेदन का शीर्षक कोठारी आयोग व अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 330 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से 3 पार्ट में आपने सारे के सारे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी यहाँ पर समाप्त कर लिया। दोस्तों आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपका फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये दोनों ही पूरा पढ़ा करके पवन सीरीज राजन सीरीज पूरा खत्म कर दिया है। बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी पढ़ा के सारे के सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी विषय की वीडियो नहीं मिल रही, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको उस वीडियो की लिंक हम प्रोवाइड कराएंगे, और हर विषय की मास्टर क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 330 है, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। रूसो का कथन है, प्रत्येक वस्तु नियता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में आकर के वह दूषित हो जाती है। हमारी वायु, हमारे पहाड़, हमारी नदियां सब क्या हो रही हैं, मनुष्य की वजह से ही तो दूषित हो रही हैं। तो यहाँ पर इसीलिए रूसो ने क्या कहा है कि इस प्रकृति ने तो बहुत सारी चीजें अच्छी बनाई है, लेकिन जैसे ही वो मानव के हाथ में आती है, क्या होती है, हो जाती है, दूषित हो जाती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है।
तो कहीं ना कहीं हमें हमारे नदियों की, पहाड़ों की, सबकी सुरक्षा करना हमारा काम है, सबकी सफाई रखना हमारा काम है, और जिसके लिए सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी इसके लिए काम कर रही हैं, एनजीओ भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपको सारी वीडियोस आसानी से मिल भी जा रही होंगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा यानी कि घंटी, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम लोग, उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से पहुंच जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को देख पाए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको बहुत फायदा होगा, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।